कुछ लोग अपनी क्यूरियोसिटी को बस जैंगी और पैली चिंकिंग को देखकर ही रोक पाए जब उन्होंने यांग शिनशिन और लियांग यू को दूर ले जाते देखा। जैंगी और बाकी लोग मार्शल आर्ट्स फील्ड पर पहुंचे। जैंगी ने पैली चिंकिंग को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आज तुमने काफी मेहनत की है। पैली चिंकिंग ने लियांग यू को देखा और मुस्कुराते हुए झुका, कोई बात नहीं, अब हम सब टीममेट्स हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैंगी ने सर हिलाकर हाँ कहा और फिर उसने मार्शल आर्ट फील्ड से दूर जाने का फैसला किया। जल्द ही वो जगह सील कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड के कैप्टन के रूप में जैंगी के पास मार्शल आर्ट्स फील्ड को खोलने की अथॉरिटी थी। फील्ड को तुरंत एक बड़े शेल्टर जैसा बना दिया गया जो 5 किलोमीटर रेडियस में था। पैली चिंकिंग और लियांग यू इस मार्शल आर्ट्स इवेंट के मुख्य पात्र थे। हाँ, जैंगी चाहता था कि लियांग यू और पैली चिंकिंग लड़ाई करे ताकि उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट था, जैंगी ने नहीं चाहा कि उनका ये लड़ाई जीने या मरने का हो। इसीलिए जो हथियार उसे दिए गए थे वो डमी था, जो ना तीखा था ना ज्यादा तेज। लियांग यू ने अपने हाथ में एक तलवार उठाई थी और अपनी आंखें बंद कर ली थी। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, एक शक्तिशाली ऑरा ने पूरे मैदान को अपने अंदर ले लिया। पैली चिंकिंग के हथियार एक एलॉय का लंबा डंडा था जिसे उसने एक हाथ से घुमाया और उसे भी एक शक्तिशाली ऑरा ने घेर लिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जैंगी और यांग शिनशिन ऊपर से ध्यान से देख रहे थे। नीचे की लड़ाई उन टॉप लेवल एनहेंस म्यूटेंट्स की थी। एनहेंस टाइप म्यूटेंट्स सबसे आम टाइप के म्यूटेंट्स होते हैं। इनका एनहेंसमेंट ज्यादातर उनकी लाश और खून पे बेस्ड होता है, जो उनके ओवरऑल एट्रीब्यूट्स को इम्प्रूव करता है। ज्यादातर इनके पास क्लोज कॉम्बैट के अलावा कोई खास एबिलिटीज नहीं होती, लेकिन इन्हें अंडर एस्टिमेट करना बड़ी गलती होती है। थ्योरेटिकली बात करें तो एनहेंसमेंट टाइप्स म्यूटेंट्स उन रेयर बीइंग्स में से है जो अपने से काफी ज्यादा पावरफुल लेवल वाले लोगों को मार भी सकते हैं, चाहे वो एक लेवल 2 बीटा क्लास एनहेंसमेंट म्यूटेंट ही क्यों ना हो। जब उसे क्लोज आने का मौका मिलता है तो अपनी पावरफुल क्लोज कॉम्बैट एबिलिटीज का इस्तेमाल करके वो लेवल 4 डेल्टा क्लास एक्सपर्ट को भी मार सकता है, और इसमें उनकी टेरिफाइंग वाइटलिटी और सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज भी शामिल है। इसीलिए एनहेंसमेंट म्यूटेंट्स एक ऐसे प्रेजेंस बन गए हैं जिसे कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। और जब लियांग यू और पैली चिंकिंग ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट किया तो वो इस फील्ड के करंट लीडर्स मान सकते हैं। उन्हें लड़ते देखना जैसे पुराने समय के 2 भयानक मॉन्स्टर्स को देखना था जो सच में डरा देने वाला था। जब जैंगी ध्यान से ऑब्जर्वेशन कर रहा था तो मार्शल आर्ट्स फील्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन उसके डिवाइस पर आई। जैंगी ने क्यूरियोसिटी के मारे उसे रिसीव कर लिया और एक ब्लू स्क्रीन उसके सामने आई जिसमें दोनों एनहेंसमेंट कॉम्बैट्स के डेटा का एनालिसिस दिख रहा था। जैंगी की आंखों में हैरानी का एक झलक था, क्योंकि उसने मार्शल आर्ट्स फील्ड को पहले भी देखा था, लेकिन उस वक्त वो खुद पार्टिसिपेंट था। उसे ये लगा था कि मार्शल आर्ट्स फील्ड्स म्यूटेंट के एबिलिटीज को एनालाइज कर सकता है, और वो बिल्कुल सही था। यांग शिनशिन भी क्यूरियोसिटी में अपना सर झुकाकर लियांग यू और पैली चिंकिंग के डेटा एनालिसिस को देखने लगी। वहां दोनों के हेडशॉट्स के साथ उनके एबिलिटीज का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया था। लियांग यू एनहांसमेंट एबिलिटी यूजर, वेपन लॉन्ग स्वॉर्ड, स्पीड A1, स्ट्रेंथ A1, स्किल S1, सुपर एबिलिटी इंडेक्स 6800 पॉइंट्स। पैली चिंकिंग एनहांसमेंट एबिलिटी यूजर, वेपन लॉन्ग स्टिक, स्पीड A1, स्ट्रेंथ A2, स्किल A2, सुपर नेचुरल एबिलिटी इंडेक्स 7200 पॉइंट्स। ये बेसिक डेटा थी और काफी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी था जो अभी डिटेल में बताना मुश्किल है। जैंगी थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, ये क्या बात है। इसीलिए रीजनल हेडक्वार्टर्स म्यूटेंट के लेवल को इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना डिटेल्ड डेटा एनालिसिस है। फिर उसने मार्शल आर्ट्स फील्ड के इंटेलिजेंस सिस्टम से पूछा, एबिलिटी इंडेक्स का क्या मतलब है। मार्शल आर्ट्स फील्ड ने जल्दी से जैंगी को जवाब दिया, ये कॉम्बैट पावर इंडेक्स के सिमिलर है, लेकिन सुपरनैचुरल एबिलिटीज के वाइड वैरायटी को देखते हुए सिर्फ कॉम्बैट टाइप म्यूटेंट्स नहीं बल्कि सपोर्ट टाइप्स, यूटिलिटी टाइप्स और कई दूसरी सुपरनैचुरल एबिलिटीज भी होती है। इसीलिए एबिलिटी को प्रैक्टिकल यूजफुलनेस के हिसाब से एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर दिया जाता है। मतलब ये है कि एबिलिटी इंडेक्स कॉम्बैट पावर इंडेक्स के बराबर नहीं होता। मिसाल के लिए शोवेयर का एबिलिटी हीलिंग है, और अगर उसका एबिलिटी इंडेक्स 10,000 भी हो तो भी वो उतना अच्छा फाइटर नहीं है जितना एक म्यूटेंट जो 1000 एबिलिटी इंडेक्स वाला हो। लेकिन अगर म्यूटेंट फाइटिंग टाइप के हैं तो उनके एबिलिटी इंडेक्स कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के करीब होता है। फिर भी ये कम्प्लीटली कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एबिलिटीज के बीच रिस्ट्रेंट रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर करना पड़ता है। जैंगी को अंदर से थोड़ा इचीनेस महसूस हुई और उसने पूछा, तो मेरा एबिलिटी इंडेक्स क्या है। मार्शल आर्ट्स फील्ड ने जल्दी से जैंगी का डेटा दिया, 5200। जैंगी के होश उड़ गए। मेरा एबिलिटी इंडेक्स इतना कम है, लेकिन जल्द ही उसने समझ लिया कि ये डेटा उसके पहले वाली लड़ाई से रिलेटेड था जब वो वूडी के साथ लड़ा था। असल में उसने ब्लिज़र्ड सिटी के सामने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी, इसीलिए ये एबिलिटी इंडेक्स उसके लिए ज्यादा रेफरेंस वैल्यू नहीं रखता था। नीचे दोनों मॉन्स्टर्स अपनी लड़ाई जारी रखे थे। लड़ाई की हवा ऊपर तक उड़ी और भयानक चीख सुनाई देने लगी। जैंगी का
इंक्विजिटिव मन फिर से मार्शल आर्ट्स फील्ड के इंटेलिजेंस सिस्टम से बात करने लगा। उसने उससे पूछा कि एबिलिटी इंडेक्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इंटेलिजेंस सिस्टम ने जैंगी को ये जवाब दिया, लेवल 1 अल्फा एबिलिटी इंडेक्स 1 से 9, लेवल 2 बीटा एबिलिटी इंडेक्स 10 से 99, लेवल 3 गामा एबिलिटी इंडेक्स 100 से 999, लेवल 4 डेल्टा एबिलिटी इंडेक्स 1000 से 9999, लेवल 5 एपिसिलॉन एबिलिटी इंडेक्स 10,000 और उससे ज्यादा। ये वो करंट लेवल्स हैं जो हमें ह्यूमन बीइंग्स में सुपरनैचुरल एबिलिटीज के रूप में कंफर्म किए गए हैं और उनका एबिलिटी इंडेक्स क्लासिफिकेशन भी। दूसरे शब्दों में लियांग यू और बैली चेंकिंग दोनों अभी कॉम्बैट पावर रेटिंग के लिए हाई लेवल पर है। बैली चेंकिंग और लियांग यू ने काफी देर तक लड़ाई की, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। दोनों ने अपनी ताकत को रोक रखा था और लड़ाई असली मौत की लड़ाई नहीं थी, पर रिजल्ट ने एक बात दिखाई, लियांग यू की पोटेंशियल काफी डेवलप हो चुकी थी। आज के टाइम में उसके पास वाइस कैप्टन की ताकत थी। दोनों ने समझदारी से लड़ाई को खत्म किया और ब्लीचर्स की तरफ लौट गए। बैली चेंकिंग ने पहले जैंगी को तारीफ दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास ऐसे हिडन एक्सपर्ट होंगे। उसकी ताकत मुझे हैरान कर गई। अगर मैंने पहले रीजनल ट्रेनिंग ना की होती तो मैं उससे 1-on-1 लड़ाई में कभी मैच नहीं हो पाता। बैली चेंकिंग मॉडेस्ट नहीं था। लियांग यू मार्शल आर्ट सिर्फ शो के लिए नहीं कर रही थी, वो असली किलिंग टेक्निक सीख रही थी। उस जगह पर जो भी बॉडीगार्ड्स का काम करते थे वो वीकलिंग्स नहीं थे। अगर बात जिंदगी और मौत की थी तो बैली चेंकिंग को यकीन नहीं था कि वो लियांग यू को हरा सकता है। बस उसके पास ज्यादा ट्रेनिंग का फायदा था जो उसने रिवर्स आउट डोमेन से ली थी। लियांग यू के बारे में उसने गैंग फैमिली की टेक्नोलॉजी से हेल्प ली थी, पर उससे पहले वो ज्यादातर बार्बरिक तरीके से ग्रो कर रही थी। जैंगी ने सर हिलाकर कहा और फिर लियांग यू को देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि आखिरकार उसके पास एक ऐसा कॉम्बैटेंट था जिसे वो दिखाकर अपने आप को शो ऑफ कर सकता था। फिर उसने बैली चेंकिंग से पूछा, वैसे तुम्हें एबिलिटी इंडेक्स सिस्टम के बारे में कुछ पता है? बैली चेंकिंग मुस्कुराया और बोला, हाँ, ये एक बड़ा रीजन है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज करके म्यूटेंट्स के एबिलिटी लेवल्स को इवेलुएट करता है। सुपरनैचुरल एबिलिटीज के लेवल जैसे अल्फा, बीटा और बाकी सब, इनके बीच क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज है। मिसाल के लिए डेल्टा और गामा के बीच का बाउंड्री ये होता है कि क्या वो अपने पावर्स को म्यूचुअल डिवॉवरिंग तक मास्टर कर सकते हैं, और डेल्टा और एपिसिलॉन के बीच का बाउंड्री ये होता है कि उनकी एबिलिटीज का पावर लेवल क्या है, क्या उन्होंने क्वांटम लीप अचीव किया है या नहीं। एपिसिलॉन को जज करने का सबसे बेसिक तरीका ये है कि क्या उसके पास एक शहर को अकेले ही तबाह करने की ताकत है। लेकिन कुछ म्यूटेंट्स के लिए उनका एबिलिटी इंडेक्स दूसरे म्यूटेंट के इंडिकेटर्स के जरिए भी डिस्क्राइब किया जाता है। बैली चेंकिंग ने एक उंगली उठाई और बोला, लेकिन ये सिंपल क्लासिफिकेशन थोड़ा जनरल है, ये म्यूटेंट्स की असली एबिलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। हर मेजर क्लासिफिकेशन के बीच काफी ज्यादा लेवल डिफरेंसेस होते हैं। इसीलिए काफी सालों पहले म्यूटेंट रिसर्च फील्ड के एक्सपर्ट्स ने एबिलिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, जो आज के टाइम में एबिलिटी इंडेक्सेस का करंट स्टैंडर्ड है। जैंगी ने सर हिलाकर हाँ कहा। ये सच में म्यूटेंट्स के एबिलिटी लेवल को मेजर करने का एक ज्यादा इंट्यूटिव तरीका है। फिर बैली चेंकिंग ने पूछा, कैप्टन, क्या तुम्हें अपना एबिलिटी इंडेक्स पता है? जैंगी ने सीधा जवाब दिया, नहीं। बैली चेंकिंग हंसकर बोला, तुम्हारा लेटेस्ट एबिलिटी इंडेक्स अपडेट तब हुआ था जब तुमने इक्लिप्स मून के 4 मेंबर्स को एलिमिनेट किया था। इंटेलिजेंस सिस्टम ने तुम्हारा एबिलिटी इंडेक्स तुम्हारे कॉम्बैट रिकॉर्ड और एबिलिटीज के हिसाब से 8200 पॉइंट सेट किया है। ये 8200 पॉइंट ज्यादा है बैली चेंकिंग के एबिलिटी इंडेक्स से। जैंगी ने अपने भावुक चेहरे पर एक आईब्रो रेस करते हुए क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि बियान चिंबू का और टैंग शेंगतोंग के एबिलिटी इंडेक्सेस क्या है? बैली चेंकिंग ने सच्चाई से जवाब दिया, कैप्टन बियान के पास 9100 पॉइंट्स है, जबकि टैंग शेंगतोंग के पास 9300 पॉइंट्स थे। जैंगी को सुनकर जोर से हंसना आ गया। बैली चेंकिंग को लगा कि जैंगी अपसेट हो गया कि उसको अंडर एस्टिमेट किया गया है, तो उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया, ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल जजमेंट है और ये कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के साथ एब्सोल्यूट लिंक नहीं रख सकता, क्योंकि बैटलफील्ड पे जीत और हार को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैंगी ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे गुस्सा नहीं, खुशी हो रही है। बैली चेंकिंग थोड़ा कंफ्यूज था, पर जैंगी को समझ गया। वो खुश था क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन बन गया था। ब्लिज़र्ड सिटी के ज्यादातर लोगों की नजरों में जैंगी की ताकत अभी भी वाइस कैप्टन और कैप्टन के बीच की थी। दूसरे शब्दों में, कोई भी उसकी असली ताकत को समझ नहीं पाया था। क्या ये एक जबरदस्त बात नहीं थी? उसके पास अभी भी कुछ हिडन कार्ड्स थे जो किसी को नहीं पता थे। बाद में जब बैली चेंकिंग जा चुका था, जैंगी ने लियांग यू से ये सवाल किया, तुम्हें उससे लड़ते हुए कैसा लगा? क्या तुम्हें लग रहा था कि तुम जीत सकती हो? क्योंकि मार्शल आर्ट्स फील्ड के इंटेलिजेंस सिस्टम के जजमेंट के हिसाब से लियांग यू का एबिलिटी इंडेक्स बैली चेंकिंग से कम था। लियांग यू ने सीधा जवाब दिया,
उसने बस अपने हाथ में रखी हुई अनशार्पेंड ट्रेनिंग स्वॉर्ड को देखा और हल्के से कहा, स्वॉर्ड मेरे हाथ में ठीक नहीं लग रहा था। समय गुजर गया और जैंगी ने तेंगु स्क्वाड के लिए एक ट्रेनिंग प्लान तैयार किया। पहले वाले ब्लैक रोब स्क्वाड के मेंबर्स अपनी डेली ट्रेनिंग जैसे कर रहे थे, उनके ट्रेनिंग लोड नहीं घटा था। फोकस अब जैंगी, लियांग यू और यांग शिनशिन की ट्रेनिंग पर था। पैली चंकिंग जो पहले यानून और स्पेशल फोर्सेस के इंस्ट्रक्टर रह चुके थे, उन्होंने उन्हें बैटलफील्ड पे जो असली कोऑपरेशन चाहिए होती उसके लिए ट्रेनिंग दी। बेसिक स्क्वाड टैक्टिक्स सीखना जरूरी था और प्रोफेशनल सोल्जर्स ये डेफिनेटली एमेच्योर से बेहतर समझते हैं। अगले दिन ये और बाकी लोग जो ट्रीटमेंट के बाद थोड़े ठीक हो गए थे, जैंगी के पास आए। उन्होंने जैंगी की ताकत को देख लिया था और अब पूरी तरह से कन्विंस हो गए थे। ये ने आगे बढ़कर कहा, कैप्टन, हमारी रूड बिहेवियर के लिए हमें माफ कीजिए। हम चाहते हैं कि हम इक्लिप्स मून को सराउंड और अटैक करने वाली ऑपरेशन में शामिल हो, ताकि कैप्टन टैंग और हेवनली गॉड स्क्वाड के टीममेट्स का बदला ले सके। जैंगी ने उन तीनों को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। तीनों ने 90 डिग्री झुककर अपनी पोजीशन बनाए रखी और ये पोजीशन 10 मिनट्स तक बनाए रखी। इवन ट्रेन सोल्जर्स के लिए ये साइकोलॉजिकल प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो सकता था। जैसे ही उनके लिए ये पोज रखना मुश्किल होने लगा, जैंगी की आवाज ठंडी और बेदिल थी। क्या तुम मेरे सजा से संतुष्ट हो? क्या तुम मेरे सजा से संतुष्ट हो? एक बड़े डीमेरिट और उनकी गलतियों का पब्लिक रिव्यू। ये सजा सिर्फ एक बार लेट होने के लिए काफी ज्यादा थी, लेकिन तीनों अब ज्यादा यंग नहीं थे और उन्होंने समझ लिया था कि जैंगी उन पे अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर रहा था। अब अगर उन्हें वापस जाना था तो उन्हें जैंगी को आंखों में देखकर जवाब देना पड़ता। ये ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ हम सेटिस्फाइड हैं। फिर उसने अपनी बॉडी से एक रिव्यू निकाला जो एक बहुत बड़ा हैंड रिटन सेल्फ रिफ्लेक्शन लेटर था जो 10 पेजेस से भी ज्यादा था। ये मेरी सेल्फ रिफ्लेक्शन रिपोर्ट है, ये ने कहा। लेकिन जैंगी ने उसे पढ़ने की भी झिझक नहीं की। तेंगु स्क्वाड के मेंबर्स अपनी जान की दांव पर देश की इज्जत के लिए लड़ेंगे, इसलिए अगर जीत के लिए जरूरत पड़ती है तो मैं आपकी जान कुर्बान करने से नहीं कतराऊंगा। फिर भी क्या तुम अब भी शामिल होना चाहते हो? कुछ बातें पहले ही क्लियर करनी पड़ेगी, अगर नहीं तो जब वक्त आएगा और तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तीनों ने एक साथ कहा, जब तक हम इक्लिप्स मून को तोड़ नहीं देते हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। इन सोल्जर्स के लिए जो काफी वक्त से जंग में थे, मौत सबसे डरावनी चीज नहीं थी। सबसे डरावनी बात थी अपने शरीर पर जो शर्म था उसे धुलने का मौका न मिलना और जिंदगी भर के लिए पछतावे के साथ जीना। हेवनली गॉड स्क्वाड की हार उन नामों को जिसे उन्होंने कभी अपनी इज्जत समझा था एक बड़ा जोक बना दिया था। जो शान उनके साथ थी वो अचानक धीमी हो गई थी और उन्हें अक्सर दूसरों को इक्लिप्स मून के हारे हुए हेवनली गॉड स्क्वाड के बारे में बात करते सुनना पड़ता था। ये बात उनके लिए और भी ज्यादा बेइज्जत करने वाली थी। जो टीम पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का सबसे ज्यादा चांसेस थी, वो एक 3rd डिवीजन की क्वालिफिकेशन राउंड से आई हुई टीम के हाथ हार गई थी। इसीलिए उन्होंने पूरी रात जागकर गुजारी, नींद से दूर, बस ये सोचकर कि जल्दी से इक्लिप्स मून टीम के साथ लड़ाई करने का मौका मिले। अगर वो बैटलफील्ड पर भी मरते तो उनके लिए कोई कावर्ड के रूप में जीने से ज्यादा बेहतर था। आखिरकार जैंगी ने फैसला किया कि तीनों को उनके लेटर्स पब्लिकली पढ़ने को बोलेगा और फिर उन्हें टीम में शामिल कर लेगा। जैंगी ने तीनों से कहा, ठीक है, अब लाइन में वापस जाओ और ट्रेनिंग जारी रखो। तीनों ने साथ जवाब दिया, यस कैप्टन। आखिरकार तीनों काफी अच्छे फाइटर्स थे और इक्लिप्स मून के खिलाफ लड़ाई में वो जरूरी साबित होंगे। वैसे भी चाहे उनके दिल में जैंगी के लिए कुछ रिजर्वेशंस हों, वो बैटलफील्ड पर इस वजह से कभी भी उसके आगे को नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि जैंगी उन्हें मतलब के लिए मार सकता था। इसके बाद उनकी मेन टास्क ट्रेनिंग ही बन गई थी।